दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें, जिसको जानेंगे एक एक करके विस्तार से, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। और इसी के साथ पहली बड़ी खबर में जानेंगे कि राहुल गांधी बोले किसानों, श्रमिकों और एमएसएमई को सीधा पैसा देने से ही सुधरेगी स्थिति। और साथ ही जानेंगे कि पंजाब और हरियाणा के बाद अब चंडीगढ़ ने भी वीकेंड लॉकडाउन की है घोषणा। और साथ ही जानेंगे कि सरकार ने की है घोषणा 15 दिनों के अंदर मिलेगी बेरोजगारी भत्ता। और इसी के साथ जानेंगे कि चीन को बड़ा झटका, रेलवे ने 44 वंदे भारत ट्रेनों के टेंडर किए कैंसिल। और साथ ही जानेंगे कि WHO के चीफ ने बताई महामारी के खत्म होने की समय सीमा। और इसी के साथ जानेंगे कि अब उठने लगी है मांग, लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने की जरूरत। और इसी के साथ जानेंगे कि चीनी कंपनी के अधिकारी का दावा, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बावजूद अमेरिका में चलता रहेगा टिकटॉक। और अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि ससुर चंद्रिका और पत्नी ऐश्वर्या पर भड़के लालू के लाल तेज प्रताप, बोले उनकी तो सामने खड़े होने की औकात नहीं। और इन खबरों के बीच जानेंगे मौसम के ताजा हाल को। तो ऐसे ही देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे, तो इसलिए वीडियो को विस्तार से जानने के लिए अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि भक्तों के घर पधारे बप्पा मोरिया, मंदिरों में भी हुई विघ्नहर्ता की पूजा, पीएम मोदी ने दी बधाई। दोस्तों आपको बता दें कि आज शनिवार 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी पर गणेश प्रतिमा स्थापित करके 10 दिनों का गणेश उत्सव शुरू हो गया है। कोई भी शुभ काम हो बिना गणपति की पूजा किए वे पूरा नहीं हो सकता। मान्यता है कि भाद्रपद की चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन गणेश चतुर्थी त्योहार को मनाया जाता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोगों को गणेश चतुर्थी की शुभकामना दी और हर जगह खुशी और समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। गणपति बप्पा मोरया, भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हमेशा हम सब पर बना रहे, हर तरफ खुशी और समृद्धि हो। दोस्तों आज गणेश चतुर्थी है, हमारी और हमारी टीम की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि राहुल गांधी बोले किसानों, श्रमिकों और एमएसएमई को सीधा पैसा देने से सुधरेगी स्थिति। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि देश की संगठित और असंगठित अर्थव्यवस्था महामारी से पहले भी संघर्ष कर रही थी। आपको बता दें कि उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार गरीबों, किसानों और छोटे व्यवसायों के लिए विभिन्न योजनाओं के जरिए शानदार काम कर रही है। बीते कुछ वर्षों में देश में कई लोगों ने काफी कुछ खोया है। सरकार गरीबों पर एक के बाद एक हमला कर रही है। देश की असंगठित अर्थव्यवस्था में किसान, छोटे उद्योग और करोड़ों गरीब लोग शामिल हैं। जहां भी कांग्रेस सरकारें हैं वहां इन दिनों अर्थव्यवस्थाओं में संतुलन बनाया जा रहा है। अगर असंगठित अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो ये कोई भी झटका सह सकती है, लेकिन बीते 6 सालों से पीएम मोदी असंगठित अर्थव्यवस्था पर लगातार हमला कर रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि असंगठित अर्थव्यवस्था में बहुत पैसा है जो पीएम मोदी बड़े उद्योगों को देना चाहते हैं। ये क्षेत्र देश को 90% रोजगार देता है और इस सिस्टम को पीएम मोदी ने तबाह कर दिया है। आप देखेंगे कि जैसे ही मोरेटोरियम अवधि खत्म होगी, एक के बाद एक कंपनी डूबना शुरू होगी। आने वाले समय में देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा के बाद अब चंडीगढ़ ने भी वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी का गंभीर संकट झेल रहे भारत के राज्यों ने भी एक बार फिर से लॉकडाउन लागू करना शुरू कर दिया है। पंजाब और हरियाणा के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने भी वीकेंड पर लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ में अब हर शनिवार और रविवार को सभी प्रकार की दुकानें और प्रतिष्ठानें बंद रहेंगी। हालांकि सिर्फ आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी दुकानों को खुला रखने की अनुमति होगी। चंडीगढ़ प्रशासन के अनुसार ये व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी। आपको बता दें कि कल ही पंजाब सरकार ने नाइट कर्फ्यू के साथ वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की थी। इस बीच पंजाब सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि महामारी के मद्देनजर शुक्रवार को बंगाल में लागू राज्यव्यापी पूर्ण लॉकडाउन संबंधी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर कोलकाता पुलिस ने महानगर के विभिन्न स्थानों से 1200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारियां सुबह से लेकर रात 8 बजे तक की गई। आपको बता दें कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इनमें से 783 लोगों को लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया गया एवं उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला भी दर्ज किया गया। वहीं 418 लोगों को मास्क नहीं लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जबकि 30 लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के आरोप में पकड़ा गया। इसके अलावा पुलिस ने 22 वाहनों को भी जब्त किया। दोस्तों महामारी पूरे विश्व के साथ साथ अपने देश में भी बड़ी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में अगर राज्य में लॉकडाउन लगा हुआ है, हमें भी लॉकडाउन के नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में आप बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि श्रम मंत्री संतोष गंगवार
गंगवार ने कहा कि अब 15 दिनों के भीतर मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी लाभ के दावे का आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर ही निपटान कर दिया जाएगा। मालूम हो कि ESIC के निदेशक मंडल ने महामारी के मद्देनजर रोजगार गंवाने वाले लोगों को राहत प्रदान करते हुए इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर तक के लिए बेरोजगारी लाभ के तहत भुगतान को दुगना कर दिया है। योजना के तहत अब 3 महीने के औसत वेतन का 50% लाभ दिया जाएगा। इस संदर्भ में गंगवार ने कहा कि बेरोजगारी लाभ के लिए ESI योजना के तहत दावा 15 दिनों में निपटान किया जाएगा। इस योजना से ESI से जुड़े उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने महामारी के दौरान अपनी नौकरी खो दी है। इस योजना के तहत 24 मार्च 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान 3 महीने के औसत वेतन के 50% के बराबर लाभ दिया जाएगा, जो कि पहले 25% दिया जाता था। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि हरियाणा के नागरिकों को मिलेगी 75% प्राइवेट नौकरियां, बिल लाएगी सरकार। आपको बता दें कि महामारी के बाद अब नौकरियों में राज्य की ओर से अपने नागरिकों के लिए किया जा रहा आरक्षण का दौर चल रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी नौकरियों में स्थानीय नागरिकों के लिए 100% आरक्षण का ऐलान क्या कर दिया। अब कई राज्य इसी राह पर चल पड़े हैं। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार भी अब ऐसे ही कदम की तैयारी में है। आपको बता दें कि एक जानकारी के मुताबिक खट्टर सरकार प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय नागरिकों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान करने की तैयारी में है। सरकार इसके लिए विधानसभा में बिल भी लेकर आएगी। इसके लिए तैयारियां अब शुरू कर दी गई हैं। गौरतलब है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि अब राज्य सरकार की सरकारी नौकरियां केवल राज्य के नागरिकों को ही मिलेंगी। उन्होंने कहा था कि इसके लिए सरकार जल्द ही कानून में जरूरी बदलाव भी करेगी। गौरतलब है कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने सूबे में लगने वाले किसी भी फैक्ट्री या उद्यम में स्थानीय नागरिकों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान किया था। जगन सरकार ने इसके लिए कानून में जरूरी बदलाव करके उसे कानूनी जामा भी पहना दिया। आंध्र प्रदेश नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि चीन को बड़ा झटका, रेलवे ने 44 वंदे भारत ट्रेनों के टेंडर किए कैंसिल। आपको बता दें कि रेलवे ने चीन को बड़ा झटका दिया है। रेलवे ने देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत के 44 सेट के टेंडर को रद्द कर दिया है। अब रेलवे नई पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत वंदे भारत ट्रेन के निर्माण के लिए टेंडर जारी करेगी। इस पॉलिसी के तहत सरकार ने मेक इन इंडिया को तरजीह देने को अनिवार्य कर दिया है। रेलवे का ये कदम चीन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेन के निर्माण में चीन की एक बड़ी भूमिका है। आपको बता दें कि चीन से बाहर निकलने के लिए उत्सुक कंपनियों को भारत की तरफ आकर्षित करने के लिए बनी सरकार की खास रणनीति काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को इंसेंटिव के ऐलान के बाद देश में प्लांट लगाने के लिए करीबन 2 दर्जन विदेशी कंपनियों ने निवेश के लिए इच्छा जताई है। इन कंपनियों में सैमसंग और एप्पल जैसे बड़े नाम भी शामिल है। इन कंपनियों की भारत में $150 करोड़ यानी कि करीबन 11,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि कब खत्म होगा महामारी का कहर। WHO चीफ ने बताई है समय सीमा। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उम्मीद जताई है कि महामारी संकट अगले 2 साल में खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि WHO चीफ टेड्रोस ने शुक्रवार को ये बात कही। उन्होंने कहा कि 1918 में स्पेनिश फ्लू महामारी फैली थी जो 2 साल में खत्म हुई थी। हालांकि इसके लिए उन्होंने दुनिया भर के देशों से एकजुट होने और एक सर्वमान्य वैक्सीन बनाने में सफलता मिलने की जरूरत पर बल दिया था। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन इस समय हमारे पास इसको रोकने की तकनीक भी है और वो ज्ञान भी है जिससे कि इससे निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि उपलब्ध उपकरणों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन भी होगी तो हम महामारी को 1918 के फ्लू से कम समय में खत्म कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने की जरूरत, मोदी सरकार इस दिशा में बढ़ाए कदम। आपको बता दें कि हमारे देश में कई गलत कुरीतियां कायम होने के कारण समाज सुधार की राह में बाधा होती हैं। लड़कियों की अपेक्षाकृत कम उम्र में शादी होना सामाजिक कुरीति के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी एक बड़ा कारण है। लिहाजा काफी समय से अक्सर ये चर्चा होती रही है कि लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को बढ़ा देना चाहिए। अब जब प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने संबोधन में इसकी चर्चा की है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कानून के माध्यम से इसमें आवश्यक सुधार किया जा सकता है। अब तक जिस बाल विवाह को खत्म करने की सोच को केवल किताबों और सेमिनारों तक ही सीमित समझा जा रहा था, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गंभीरता ने एक बार फिर से विमर्श खड़ा कर दिया है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु पर पुनः विचार करने की बात कही है। साफ तौर पर कहें तो प्रधानमंत्री ने शादी की न्यूनतम उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के संकेत दिए हैं। शादी की न्यूनतम आयु में बदलाव का संकेत देकर प्रधानमंत्री ने यकीनन एक ऐसी बहस छेड़ दी है जिसकी की दशकों से जरूरत महसूस की जा रही थी।
दोस्तों आपको बता दें कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी जाए तो ये देश और पूरे समाज के लिए एक अच्छी बात होगी। इस पूरी खबर पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों पर केजरीवाल की नजर। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी की नजर अब देश के अन्य राज्यों पर भी है। इसमें फिलहाल पार्टी का पूरी तरह से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सियासी जमीन तलाशने में जुटी हुई है। इसके लिए विकास मॉडल के तौर पर दिल्ली के कामों को पेश करने की तैयारी है। इसमें बिजली, पानी, चिकित्सा और शिक्षा मुख्य हथियार होंगे। दिल्ली नगर निगम के साथ साथ आम आदमी पार्टी पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सत्ता पर भी काबिज होने का लक्ष्य बनाकर चल रही है। इसके लिए सभी राज्यों में नेताओं को सक्रिय कर दिया गया है। इन राज्यों में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पंजाब के साथ ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सक्रियता बढ़ाने की रणनीति पार्टी ने 2 साल पहले ही बना ली थी, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों के चलते उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा सका। इसी के तहत जहां उत्तर प्रदेश में महामारी पीड़ितों को पल्स ऑक्सीमीटर देकर पार्टी कार्यकर्ताओं को गांव-गांव पहुंचने के निर्देश दिए जा रहे हैं, वहीं तीनों राज्यों में दिल्ली के मुफ्त बिजली, पानी और महिलाओं की यात्रा आदि योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है, ताकि चुनाव तक पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य पूरा हो सके। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार काम कर रही है, उसी तरीके से वो बाकी राज्यों में भी काम करे। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि चीनी कंपनी के अधिकारी का दावा, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बावजूद अमेरिका में चलता रहेगा टिकटॉक। दोस्तों आपको बता दें कि चीनी कंपनी बाइटडांस की एक सीनियर एग्जीक्यूटिव का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बावजूद अमेरिका में टिकटॉक का ऑपरेशन जारी रहेगा। ट्रंप प्रशासन ने टिकटॉक के कारोबार पर बैन लगाने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को बेचने या फिर अमेरिकी ऑपरेशन को पूरी तरह से बंद करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिए हैं। ये बैन 15 सितंबर से लागू होगा। इस कार्रवाई के बाद अपने पहले इंटरव्यू में पपास ने कहा कि लाखों अमेरिकियों को इस अद्भुत ऐप का अनुभव प्रदान करने के लिए हमारे पास कई रास्ते हैं। ये अमेरिकी हर दिन हमारे पास ऐप पर भरोसा करते हैं। ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को लेकर टिकटॉक पर बैन को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से ट्रेड वॉर चल रहा है। इस दौरान अमेरिका ने चीन की दिग्गज टेक कंपनियों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने कहा कि एमपी में उपचुनाव महामारी काल में ही होंगे, राजनीतिक दलों की बुलाएंगे बैठक। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 27 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव महामारी काल में ही होंगे। चुनाव अक्टूबर में कराए जा सकते हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग ने शुक्रवार को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके मद्देनजर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय अगले सप्ताह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा। इनमें नई व्यवस्था के बारे में उन्हें बताया जाएगा। उपचुनाव के लिए 2500 से ज्यादा सहायक मतदान केंद्र बनाने के प्रस्ताव कलेक्टरों ने भेजे हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि ससुर चंद्रिका और पत्नी ऐश्वर्या पर भड़के लालू के लाल तेज प्रताप, बोले उनकी तो सामने खड़े होने की औकात नहीं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय ने लालू की लालटेन को नीतीश कुमार के तीर से फोड़ने का मन बना लिया है। गुरुवार को वे नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने दामाद तेज प्रताप यादव तथा समधी लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला। इस बीच ये खबर भी आई कि चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय अपने पति तेज प्रताप यादव और देवर तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव भी लड़ सकती हैं। इन बातों के बीच अब तेज प्रताप यादव ने भी ससुर चंद्रिका राय पर हमला बोला है। तेज प्रताप ने कहा कि चंद्रिका राय की सामने खड़े होने की औकात नहीं है और चले हैं मुकाबला करने। पत्नी ऐश्वर्या राय के लिए कहा कि नारी का सम्मान करने के कारण चुप हैं। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार को अपने ससुर चंद्रिका राय पर निशाना साधा। कहा कि जिसे मुकाबला करना हो आए और करे, तेज प्रताप डरने वाला नहीं है। तेज प्रताप यादव ने गुस्से में यहाँ तक कह डाला कि वो तो चंद्रिका राय को जानता तक नहीं। कहा कि हिम्मत है तो चंद्रिका राय आकर मेरे गेट पर मुकाबला करे। जनता चंद्रिका राय को नहीं, लालू यादव को चाहती है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मध्य प्रदेश में शिवराज और महाराज के साथ आने से कांग्रेस को हो सकता है नुकसान। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सियासत में आने वाले 3 दिन काफी अहम हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता बड़ी संख्या में भाजपा का दामन थाम सकते हैं। ये सब होने वाला है पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में। राज्य में कांग्रेस की सरकार गिराने और भाजपा का दामन थामकर राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार को पहली बार ग्वालियर चंबल क्षेत्र के दौरे पर जा रहे हैं। आपको बता दें कि सिंधिया 3 दिन तक ग्वालियर में रहेंगे। उनके साथ इस प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी रहेंगे। पार्टी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार आगामी 3 दिन भाजपा के नेताओं का ग्वालियर में प्रवास रहेगा। इस 3 दिनों में ग्वालियर चंबल विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई जाएगी।
आपको बता दें कि सिंधिया के करीबी और ग्वालियर इकाई के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष मोहन सिंह राठौर का कहना है कि आगामी 3 दिनों में 10,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता भाजपा का दामन थामेंगे। इनमें कांग्रेस के 3 दशक पुराने कार्यकर्ता और नेता भी पार्टी छोड़कर भाजपा में आएंगे, क्योंकि वे सिंधिया के साथ हैं और उन पर भरोसा है। अब तो सिंधिया के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि बीएसपी मुखिया मायावती के उत्तर प्रदेश में खाद की कमी के साथ कालाबाजारी दूर करने की मांग। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीते एक हफ्ते से खाद की कमी तथा कालाबाजारी को लेकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती भी काफी सक्रिय हो गई हैं। सोशल मीडिया पर बेहद ही एक्टिव मायावती ने इस मामले पर ट्वीट करने के साथ ही योगी आदित्यनाथ सरकार से इस बड़ी समस्या के निदान की मांग कर दी है। आपको बता दें कि बसपा मुखिया मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश लाखों किसान परिवारों में यूरिया खाद की किल्लत से बहुत परेशानी है। इस समय धान की फसल को खाद की बहुत जरूरत है। ऐसे स्थिति में प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार गरीब किसान के साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये हमारी मांग है कि सरकार यूरिया की कमी को तुरंत दूर करे और इसकी कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे, ताकि दोहरी मार झेल रहे किसानों को इस साल फिर बर्बाद होने से बचाया जा सके। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश की चेतावनी। आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई, गुजरात समेत कई राज्य भारी बारिश की मार झेल रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश होने वाली है, जिसके तहत कई राज्यों में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि विभाग के अनुसार देश के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं बहुत तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और गुजरात क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके अलावा सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण और गोवा में कहीं कहीं बहुत तेज बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश होने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ गरज के साथ बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि दक्षिणी पश्चिम और उससे सटे पश्चिम अरब सागर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का अनुमान है। इसके अलावा दक्षिणी गुजरात, उत्तर महाराष्ट्र तट और इसके साथ ही उत्तर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तटों पर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने इस दौरान मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।